तो एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड मंदिर रक्षक कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी सभी स्टूडेंट के लिए यूकेएसएससी यूकेपीएससी के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर के दोस्तों पेपर आपको डिस्कस करवा रहे हैं। टॉप 20 पेपर डिस्कस करवा रहे हैं जिसमें से आज 1900 पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से दोस्तों 9 पेपर यूकेपीएससी के हैं और बाकी 10 के आसपास आपको जो पेपर मिलेंगे वो यूकेएसएससी के हैं। तो 9 पेपर हमने यूकेपीएससी के दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 9 पेपर और 9वां पेपर एपीएस के रूप में होगा। पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो एआरओ वाला देखा था, जहां पे हमने टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई नए स्टूडेंट्स हैं और इन क्लासेस को देखना चाहते हैं, नहीं देखा है, तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूकेएसएससी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, वहां पर आपको सभी ये मिल जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, फोकस केवल यहीं पर रखना है और इन सभी क्वेश्चन को मेरे साथ यहां पर सोल्व करते आगे बढ़ते जाना है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए और आगे बढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पूछा गया है यहां पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष, ध्यान से सुनते जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश ने या किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को यहां पर मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 1 है और राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, भूटान यहां पे सही है। देखिए दोस्तों, ये पेपर 2021 में हुआ था, उस समय के करंट अफेयर के अनुसार इसका आंसर था भूटान, यहां पे सही आंसर था। अब आपको ध्यान रखना है जो 2022 के या जो करंट अफेयर है वो आपको याद करने हैं। आने वाले एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा जो प्रधान पोर्टल था वो किस संगठन से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा जो प्रधान पोर्टल था वो निम्न में किस संगठन से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी इसरो यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या क्या प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो इन सभी के अध्यक्ष आपको बताने हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है और यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की। यूजीसी के अध्यक्ष है वर्तमान में जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। यूपीएससी की बात करते हैं, देखिए यूपीएससी की बात करते हैं तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और यहीं पर डीआरडीओ की बात करते हैं तो एस कामत थे। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। और इसरो की बात करते हैं तो 1969 में स्थापना होती है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर पर यूकेपीएससी का फोकस रहता था। पटवारी में जो एग्जाम पूछा था वो देखिए वहां पर उन्होंने ऐसा पूछा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही पूछा था ज्यादातर। और यहां पर दोस्तों आपका जो इस बार पेपर बनने वाला है, नया बनने वाला है, तो निश्चित ही करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे CADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना बताएगा, इसका हेडक्वार्टर बताएगा, स्थापना हेडक्वार्टर ADB की। तो देखिए ADB की बात करते हैं तो 1966 में, यानी दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका आपको मनीला में मिलेगा। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो मत्सुगु अशाकावा इसके अध्यक्ष है। IMF इसकी स्थापना बताएगा और विश्व बैंक है इसकी स्थापना बताएगा। स्थापना दोनों की होती है 1945 में। इसके हेड यहां पर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है। IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। और IMF के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है ये कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तब तक चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 31 दिसंबर 2019। क्या है? 31 दिसंबर 2019। क्या क्या प्रश्न अब यहां से ध्यान रखने हैं। देखिए दोस्तों, बिपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड के हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आने वाले एग्जाम में इनसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको यहां पर पहले पूछता हूं। सबसे पहले तो यह बताएगा कि इनका निधन किस तिथि को होता है। निधन किस तिथि को होता है। जन्म की बात तब तक कर लेता हूं। देखिए जन्म होता है इनका 1958 में। 1958 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है।
और निधन की बात करते हैं, शायद आपने अब तक कमेंट बॉक्स में लिख लिया होगा, 8 दिसंबर 2021 को। कब होता है? 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, किबुथु सैन्य शिविर है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर इनके नाम पर नामकरण किया गया है। और बाकी यहां पर पिछले क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ की वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्रिस्टलीना क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा ये प्रश्न है। और अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। मंत्रिमंडल ने सौर क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो देखिए फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और यूकेपीएससी ने दोस्तों यहां पर आपको जानते हैं जैसे कि नया उन्होंने यहां पर अपना जो डिपार्टमेंट है वो बदला है, यानी जो अपने जो यहां पर जो एग्जाम सेट करते थे उन्हें चेंज किया है। तो निश्चित ही दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे और साथ ही जो यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस पर भी जाएंगे। तो मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की आप तब तक राजधानी बताएगा कि इसकी राजधानी कहां पर है। चलो मैं ही बता देता हूं, इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं, ताशकंद इसकी राजधानी है। ताशकंद इसकी राजधानी है। और ताशकंद जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था, ये आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए, सोचिए आप तब तक। समझौता, ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था ये आपको देखना है। अभी आंसर देखेंगे, तब तक क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रॉड इंडिया है को उजागर करने के लिए किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका एक है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति की जयंती पर किया गया था? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, यानी श्रीनिवास रामानुजन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 8। निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अयोध्या। ताशकंद समझौता आप सभी ने सोच लिया होगा, और ताशकंद समझौता होता है दोस्तों 10 जनवरी, ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1966 में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर यहां पर चलते हैं 11 तक। देखिए पूछा गया है, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी संबंध में निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान के साथ यहां पर ये क्या है, संबंध साझेदारी किया है, समझौता किया है। जापान के वर्तमान पीएम कौन है? वर्तमान पीएम जापान के कौन है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलेंगे यहां पर, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर देखिए पूछा गया है 10वां यहां पर कि हाल ही में खबरों में रहा वासुकी नाम से ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी है? तो रेलवे से कौन सी ट्रेन जुड़ी है जो वासुकी नाम से है दोस्तों? ये सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में है। और देखिए दोस्तों सुपर वासुकी हाल ही में काफी चर्चा में रही थी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। और यहां पर इसकी लंबाई की बात करें तो 3.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन, या यूं कहे भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो वासुकी है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे से यह संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो बताएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको मिलेगा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया था। तो बहरीन ने लिया था। किसने लिया था? बहरीन ने लिया था। अब देखिए बहरीन की राजधानी की बात करते हैं। बहरीन की राजधानी कहां पर है? मनामा बहरीन की राजधानी है। मनामा बहरीन की राजधानी है। जापान की बात करें दोस्तों, जैसे कि अभी आया था जापान वाला, तो जापान की जब हम बात करते हैं तो इनके जो प्रधानमंत्री का नाम है वह क्या है? उनका नाम है दोस्तों फूमियो काशिदा। क्या है? फूमियो काशिदा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न टफ प्रश्न हो गए क्योंकि करंट अफेयर के हैं, शायद ही कोई इसका आंसर जानता होगा, शायद। तो देखिए 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचपी यहां पे सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 13वां क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वाधीन हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 है।
तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा। जो एटली है वो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से। देखिए एक तो यही हो गया यहां पर एटली वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि जो 1773, ध्यान रखिए यहां पे लिख लेता हूं मैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लिखिए जरा, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में सोचिए तब तक। रेगुलेटिंग एक्ट के समय पीएम कौन था? तो देखिए दोस्तों उस पीएम का नाम क्या था, जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों उस पीएम का नाम क्या था? तो जी हां, लॉर्ड नॉर्थ था। क्या था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय पीएम था। और जो चर्चिल था ना, जब भारत यहां पर बात करते हैं कि जब यहां पे असहयोग आंदोलन कह रहा हूं, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के आसपास, तो उस समय जो पीएम था वो चर्चिल था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल था, प्रधान भारत की स्वतंत्रता के समय एटली था, और लॉर्ड नॉर्थ की बात करते हैं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय यह प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों आपने अगर कल का पेपर देखा होगा ना, तो आपको कम से कम 10 पेपर ऐसे दिखेंगे जो वहां पर पूछे गए थे, उन्होंने डायरेक्ट वहीं से प्रश्न आपको पिकअप कर दिए है। तो यूकेपीएससी अपने पेपर को, अपने प्रश्नों को रिपीट करता है और बार बार करता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, कल की क्लास में भी सेम यही क्वेश्चन उन्होंने देखा था, यहां तक कि ऑप्शन भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी WC बनर्जी। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहां से जो आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। आप ये बताएगा जो एनी बेसेंट है, जो प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है, कौन से वर्ष में बनती है? कौन से वर्ष में बनती है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोखले जी कौन से वर्ष में बनते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दादा भाई नेहरू, तो देखिए दादा भाई नेहरू की बात करते हैं तो 1986 में अध्यक्ष बनते हैं, और इन्हीं के कहने पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये नाम पड़ता है। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन की श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, और यह यहां पर प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। गोखले जी की बात करते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है गोखले जी वाला। 1905 में, कब? 1905 में। कहां पर? बनारस में। और क्यों इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए था क्योंकि स्वराज, देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होता, स्वशासन की सर्वप्रथम मांग हुई थी, यहां पर स्वशासन की यहां पर मांग हुई थी। और यहां पर इतना ही ध्यान रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 16वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष होता है? तो किस वर्ष होता है? तो जी हां 1907 में होता है। और 1907 के अधिवेशन कहां पर होता है? सूरत में होता है। कहां पर होता है? सूरत में होता है। और आप यह बताएगा कि इस समय जो सूरत अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सूरत अधिवेशन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 16। और अध्यक्ष की बात करें इसकी, तो देखिए दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं 1900, यहां पर बात करें जो 1907 का, वो रास बिहारी बोस जी होते हैं। कौन होते हैं? रास बिहारी बोस। तो यहां से दोस्तों इस फैक्ट को याद कीजिएगा। अगर आपको शुरुआत के जो अध्यक्ष का यहां पे कर्म याद ना हो तो एक ट्रिक आपको बताता हूं, बकमा। बकमा ध्यान रखिएगा, बकमा। बकमा, देखिए बकमा से मतलब क्या हो गया? पहले बंगाल हो गया है, सॉरी पहले बंबई हो गया है, फिर कलकत्ता हो गया है, फिर मद्रास हो गया है, और फिर इलाहाबाद हो गया है। तो 85, 86, 87, 88 के जो अधिवेशन हुए थे इनका ये कर्म है बकमा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर 17 है, 17 है कि 16 है? जी हां 17वां क्वेश्चन है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए गुरु नानक जी की बात करते हैं, सॉरी गुरु नानक जी की बात करते हैं तो प्रथम गुरु थे, और अंतिम गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनकी यहां पर जो बहन थी यानी गुलबदन बानो बेगम। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। तो हुमायूंनामा इन्होंने लिखा है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए दोस्तों कल इसी प्रकार का कुछ प्रश्न था ना, कल के वाले पेपर की बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, तो देखिए उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो गया में होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, और कुशीनगर में उनका क्या होता है? मृत्यु होती है।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कल का ही क्वेश्चन रिपीट है, देखिए ये वाला कल ही हमने पढ़ा था। कथा सरित सागर द्वारा, देखिए ऑप्शन भी सेम वही दे रखे हैं। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर ए है, सोमदेव है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसने पहले उस पेपर को दिया होगा एआरओ वाला, और उसके बाद किसी ने ये वाला पेपर दिया होगा, तो समझ आएगा कि मतलब क्या था कि उसके कम से कम 10 नंबर तो वैसे मिल जाते उसे। तो 10 से या 15 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं, आप ही देखोगे अभी अगर कंप्लीट देखोगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति की कठोरता को लागू किया था? बाजार नीति की बात करते हैं तो बाजार नीति दोस्तों एक ही है, और वह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों यहां पर दो नाम महत्वपूर्ण हैं, एक है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ाएंगे तो समय लग जाएगा। दो के बारे में फैक्ट आपको एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। इल्तुतमिश के बारे में देखिए, जल्दी से पढ़ते जाएगा। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, 1210 से लेकर 36 तक इसका कार्यकाल था। इंपॉर्टेंट देखिए, लाहौर से राजधानी ये दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो पहले सबसे पहले जो लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था वो इल्तुतमिश था। तराइन का तीसरा युद्ध याल्दोज के साथ हुआ था, जो इसका प्रतिद्वंदी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था। गुलाम वंश का शासक बनने से पहले यह बंदायूं का गवर्नर था, और तुर्क ए चहलगानी नामक इसने 10-40 जो तुर्क हैं इनका एक संगठन बनाया था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इसकी मुद्रा का प्रचलन भी इसने करवाया था। तो 6 पॉइंट है इल्तुतमिश से, बार बार एग्जाम में आते हैं। अब 4 पॉइंट यहां पर किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। पहला पॉइंट यहां पर देखिए, सिकंदर सानी इसे कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ जिसने भूमि पैमाइश करवाई थी। यूकेपीएससी का 2021 में ही पूछा यह प्रश्न है। बचपन का नाम इसका अली गुरसाप था। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर सानी, भूमि की पैमाइश, अली गुरसाप इसका बचपन का नाम। स्थायी सेना, नगद वेतन और दाग हुलिया की प्रथा इसी ने शुरू की थी। और बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी की, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 22 से लेकर 25 तक पूछा गया है। यहां पर देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, कल का ही क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो कितना रिपीट करता है यूकेपीएससी, देखिए इन क्वेश्चन को। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23, और गुजरात विजय जब हुई थी उसके उपलक्ष्य में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों राज्यों की बात करते हैं तो कितनी है? 28 है। और एक प्रश्न आपके लिए देता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जब से यहां पर जो दादरा नागर हवेली को एक किया गया है, उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 24 है, कौन सा प्रायद्वीप या भारत के पठार से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर देना। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीप या भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो 24 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा, सॉरी यहां डी मिलेगा, यानी पश्चिमी घाट। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस प्रकार आता है, और पश्चिमी घाट की बात करें तो कुछ इस प्रकार यानी नीचे आएगा। तो पश्चिमी घाट यानी ये हो गया है, और जो बीच का ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार है। बुलंद की उच्च भूमि, बुलंदखंड की, मारवाड़ उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 25वां है, मिलान देखना है सही सुमेलित नहीं है। और कितना सरल प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी बांध यमुना पे नहीं बल्कि भागीरथी भिलंगना पर है। बाकी दोस्तों हीराकुंड की बात करें तो हेमा मालिनी, हीराकुंड, महानदी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 26 से लेकर 29 तक। तो इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो आपको राइट आंसर इसमें से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। और डिलीट क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए यहां पर प्रश्न को कुछ गलत तरीके से पूछा है कि निम्न राज्यों में उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, और बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अगर इस क्रम को ऐसा लगाते गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इसका सही होता, लेकिन यहां पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा आता है राजस्थान, सबसे बड़ा क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या है? राम महान हो, आप ऐसे बोलते हैं ना, राम, तो यानी राम महान हो, आप एक ट्रिक है आपने बार बार सुनी होगी, राम महान, राम मां से मध्य प्रदेश, फिर आता है राम महान यानी महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे जिन्होंने वो पढ़ा है कि राम महान हो आप, तो आंध्र प्रदेश को पहले लगाएंगे। लेकिन जब से तेलंगाना 2014 में बना था ना, तो आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर नहीं रहता है, इसके बाद सीधा जो उत्तर प्रदेश से वो आ जाता है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये इनका कर्म है। तो तीन जो शुरुआत के चार है ये आपने देख लिए हैं। आंध्र प्रदेश को मत लगाना यूपी से पहले। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यह प्रश्न डिलीट है। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा ऐसे में लिखते गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तब सही होता। निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? तो डूरंड रेखा है, ऑप्शन बी सही है। तब तक ये बताएगा जो पाक स्टेट है कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैक मोहन रेखा, इसका निर्माण कब कराया जाता है? और रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब करवाया जाता है? कमेंट बॉक्स में तब तक लिखिए। तब तक आंसर पे चलेंगे हम 28 और 29 पे। ओहियो की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, डार्लिंग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, वी हो जापान, और नील की बात करें मिस्र। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, और जो डार्लिंग नदी है ये कल के क्लास में भी प्रश्न में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहां पर ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ये बी होगा, वी ओ जापान यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ जाति हैं, जनजातियां हैं, आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन बी आपको मिलेगा, गुजरात आपको सही मिलेगा। अब देखिए, मैक मोहन रेखा की बात करते हैं तो 1914 में भारत और यहां पर बात करें चीन के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, ऐसा कह सकते हैं। रेड क्लिफ की बात करते हैं तो यह होता है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आई थिंक दोस्तों यहां पर यह प्रश्न हो चुके हैं, और अगले क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 30 से लेकर 33 तक। देखिए यहां पर है, सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। चमोली, अलकनंदा, पिथौरागढ़, नंदाकिनी, ऋषिकेश, गंगा, सतपुली, नयार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, पिथौरागढ़, नंदाकिनी नहीं, बल्कि नंदाकिनी में क्या कहां है? चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 31, इंफाल किस राज्य की राजधानी है? तो इंफाल मणिपुर की है, इंफाल मणिपुर की। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की कोहिमा, क्या है? कोहिमा। असम की क्या है? दिसपुर है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गए, बहुत पुराने और प्राचीन क्वेश्चन हो गए हैं ये। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताएगा ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? तो वायु का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, यानी रिस्क कोई भी वायु नहीं है। देखिए, लू आपने भारत में सुना होगा, बिलजार्ड और खमसिन। पहले खमसिन की बात करते हैं। जो खमसिन हवा चलती है ये चलती है मिस्र में। कहां पे चलती है? मिस्र में। बिलजार्ड की बात करते हैं, जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा, उसके आसपास ही हवा चलती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कनाडा हो गया है, साइबेरिया हो गया है, साइबेरिया, यहां तक कि जो यूएसए का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, अलास्का वाला, वहां पर भी। तो बिलजार्ड पवन वहां पर चलती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 33। तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो जहां ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, 9 वर्ष सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोला गया है, इसकी स्थापना कब होती है? तब तक आप ये बताएगा। मैं हेडक्वार्टर लिख लेता हूं, सरल वाला। हेडक्वार्टर है द हेग में, द हेग में हेडक्वार्टर है। भारत से वर्तमान में कौन यहां पर जज है यह भी बताएगा। और यहीं पर दोस्तों इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना होती है, अप्रैल माह में। और 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 साल के लिए चुने जाते हैं। और बस दोस्तों इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी व फ्रेंच दो यहां पर इसकी आधिकारिक भाषा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 37 तक। भारत के महान्यायाधीश का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 34। तो भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, इसका कार्यकाल की जो अवधि है वो कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहां पर सही होगा। देखिए आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, ये 76 में आपको मिलेगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में मिलेगा। और वर्तमान की बात करेंगे, कौन है वर्तमान में? ये है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में क्या है? भारत के महान्यायवादी है वर्तमान में। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार यहां पे देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। पूछा है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर 35 है, और इसका आंसर देखना है। तो राष्ट्रपति ने अब तक जो आपातकाल की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन सी मिलेगा, 3 बार यहां पर की है। 3 बार कब की है, इसका आंसर मैं लिखता हूं। तब तक आप यह बताएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं तो 1962 में, 1962 का जब चीन के साथ युद्ध होता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में यह आपातकाल लगाने की घोषणा की जाती है। दूसरा होता है 1971 में। और तीसरा होता है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है, इसकी तो तिथि भी ध्यान रखनी है, 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये?
क्योंकि आंतरिक अशांति के कारण यह लगाया जाता है, और आंतरिक अशांति के कारण जब यह लगाया जाता है तब सरकार को बाद में होश आती है और आंतरिक अशांति को दोस्तों संविधान से हटा दिया जाता है और उसके जगह में सशस्त्र विद्रोह लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाता है आंतरिक अशांति के आधार पर। और अनुच्छेद की बात करें 352 में यह आर्टिकल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का निर्वाचन आयोग एक है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का है दोस्तों ए, ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है? वर्तमान की बात करें कौन है? राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी। तो राजीव कुमार जी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? इसका कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1993 की डेट, 1993 से ये 3 सदस्यीय आयोग बन जाता है। 3 सदस्य आयोग, पहले एक आयोग होता है यानी एक सदस्य होता है, और 1993 से 3 सदस्य आयोग बनता है। निर्वाचन की बात करें तो 25 जनवरी को होता है, 1950 को स्थापना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 से इस फैक्ट को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 37। अब थोड़ा ये कुछ प्रशासनिक शब्दावली है। मुंडेटिस, मुंडेटी का अर्थ क्या है? डायरेक्ट आंसर देखेंगे, इसका है यथावश्यक परिवर्तन सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 38। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 38 का राइट आंसर की बात करें तो ये है, तो जी हाँ दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यानी फातिमा बीबी जी है। लीला सेठ की बात करें तो ये हाई कोर्ट की ध्यान रखना, हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज है, जो हिमाचल के जज थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 39। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन ए सही है। अब क्या फिर ध्यान रखना है, इसकी बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय यानी ILO यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दोस्तों यह है कि 1919 में इसकी स्थापना होती है और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और गिलबर्ट होंग, ध्यान रखिएगा, गिलबर्ट होंगबो अध्यक्ष हैं इसके। जेनेवा में हेडक्वार्टर है, गिलबर्ट होंगबो इसके अध्यक्ष हैं। 1919 में इसकी स्थापना होती है और 50 साल बाद 1919 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 69 आएगा। उस समय इन्हें नोबेल अवार्ड दिया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 40 का है, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों बी है, भूतलक्षी प्रभाव यहां पे सही है। ऑटर ड्रोट शब्दावली का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पराधिकार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए ये है, पूछा गया है अगला क्वेश्चन। देखिए हैं क्वेश्चन पहले ही आ जा रहे हैं दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, ये पेपर लीक है और यहां पर बात करें तो ये हमारा यूकेपीएससी का दूसरा आयोग बन चुका है। आंसर पहले आ गए हैं, क्वेश्चन का पेपर अभी आया नहीं है, तो 2 क्वेश्चन लीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे भी आपको नहीं आना था। प्रो बिनो पब्लिको शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए जनहित में इसका अर्थ होता है वाक्यांश डी फैक्टो। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सभी तथ्य एवं आंकड़े। चलेंगे यहां पर जो 3 क्वेश्चन हमारे सही बच चुके हैं, देखते हैं। तो ये तो थोड़ा सा ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। एक है यहां पर अमेरिका, रूस, चीन, और बात करें यहां पर अगला कौन है? ब्रिटेन हो गया है। और लास्ट यहां पर जो ऑप्शन में है यानी फ्रांस। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, श्रम निषेध कानून। कल का ही दोस्तों ये क्वेश्चन है, कल भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था, यही क्वेश्चन था। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम ये आता है 1986 में। तो जिन्होंने कल भी देखा होगा, आज भी देख रहे होंगे, तो उन्हें कंठस्थ हो गया होगा। चलेंगे 46वां कि किस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है क्वेश्चन का क्रम भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का, तो देखिए अत्याचार हमने पढ़ा था, ऑप्शन बी हमने पढ़ा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए 47 से लेकर 50 तक भारतीय दंड संहिता 1860। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है ऑप्शन यहां पर सी, लॉर्ड मैकाले यहां पर सही है। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको देता हूं, इसका आंसर मैं क्वेश्चन नंबर 50 पर जब पहुंचूंगा तब दूंगा। मैकाले का खिलौना ये बताएगा कि ये किसकी रचना है? खिलौना, ठीक है। ये एक पुस्तक है, हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक किसने लिखी है ये कमेंट बॉक्स में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंध किसके हाथों में निहित था? तो देखिए गवर्नर और जो 24 डायरेक्टर्स थे उनके हाथ में निहित था। 49वां है,
किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? सोचिए दोस्तों, कल की क्लास को रिवाइज कीजिए और वही प्रश्न आपके सामने आ चुका है 1665 में। शायद वहां पे ये नहीं पूछा था कि वहां पर ईयर नहीं पूछा था, वहां पर आपको पूछा था कि मद्रास एजेंसी को, वहां पे पूछा था कि वहां पर 1665 में किसे दिया, कुछ ऐसा था मेरे ख्याल से, लेकिन क्वेश्चन यही था। 50 की बात करते हैं। प्रथम विधि आयोग किस चार्टर एक्ट के तहत? सेम वही क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कितना रिपीट किए हैं क्वेश्चन को, कितना, मैं 10 कह रहा हूं, मुझे लगता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन रिपीट किए हैं आयोग ने। प्रथम विधि आयोग, तो देखिए दोस्तों 1833 में, यही क्वेश्चन था ना। अब देखिए मैकाले को खिलना, तो यह लिखा है चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने, चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी ये किताब है चंद्र कुंवर बरतवाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर है 51 से लेकर 55 तक। किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 51। और तब तक आप ये बताएगा कि पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी? पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कब और कहां पर लगी थी? 51 का दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा 1612, यानी बी यहां पर सही होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में भी खोल दी, लेकिन वो अस्थायी रूप से थी। 1612 में सूरत में स्थायी रूप से, वैसे 1612 और 13 में खोली थी, 12 से बनने स्टार्ट हुई थी, 12-13 में। और शाहजहां ने ये परमिशन दी थी, किसको दी थी? हेक्टर जो यहां पर था, इसका नाम क्या था, हॉकिंस आया था, जो कैप्टन हॉकिंस, उसको परमिशन दी थी, जो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था। तो यहां पर ये हो गया है। और पुर्तगाली की बात करते हैं तो ये 1503 में और कोची में खोली गई थी, कोची में खोली गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 52वां है कि मेयर कोर्ट किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया है? तो देखिए, कुछ प्रश्न डायरेक्ट रट लेने चाहिए। 1726 इसका आंसर है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, तो देखिए उत्तराखंड के बहुत सरल है, ऑप्शन बी यानी बाड़ाहट सही होगा। चांद्रपुर गढ़ी किस जनपद में है? तो यह आपको मिलेगी हमारे चमोली जनपद में, ऑप्शन ए सही है। और भारतीय संघ का विलीनीकरण कब होता है? तो जी हाँ, 1949 में होता है, मानवेंद्र शाह के काल में यह होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 55 के बाद चलेंगे यहां पर 56, 57, 58, 59। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन को। कौन सा कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं था उत्तराखंड में? तो ट्रेल, लेंसिगटन, बैटन, पामस्टन। तो जी हाँ, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, पामस्टन। ब्रिटिश काल में पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित भूमि को कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, असिंचित भूमि को यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित भूमि को कहा जाता था। तो यहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा सी, उपरांव, यहां पे सही होगा। और इजरान का मतलब एकदम खराब भूमि होती थी। 58 की बात करते हैं, यहां पर है कि उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक डॉक्टर देवी दत्त पंत, यहां पे सही है। और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है। तो जी हाँ दोस्तों, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है 1847 में, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे यहां पर 60 से लेकर 63 क्वेश्चन। मसूरी गोलीकांड, तो मसूरी गोलीकांड कब होता है? तो यह होता है 2 सितंबर 1994 को। 1962 से पूर्व चीन और कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार किया करती थी? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर भोटिया, यानी सी यहां पर सही है। बग्वाल मेला, देखिए बग्वाल की बात करते हैं, बग्वाल वाला ही प्रश्न यहां पे था, वो रक्षाबंधन के दिन कल ऐसा प्रश्न था। आज बग्वाल खेला जाता है कहां पर, ये पूछा है। तो ये देवीधुरा में खेला जाता है, ऑप्शन सी यहां पर सही है, चंपावत में। देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। जब से ये 2018 में ये सबमिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था, उसके बाद यूकेएसएससी ने भी कम से कम 3 एग्जाम में, यूकेपीएससी ने भी कम से कम 3 एग्जाम में पूछ लिया है। उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन, तो ये 7 से 8 अक्टूबर को हुआ था, ऑप्शन बी यहां पर सही है, 2018 में हुआ था। उत्तराखंड का पहला था, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। 64वां देखते हैं, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। तो राइट आंसर इसका, तो देखिए दोस्तों 64 का राइट आंसर, वैसे तो अगर हम बात करें, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। और डिलीट दोस्तों क्यों किया है, ये समझ से थोड़ा पढ़े हैं, क्योंकि पढ़े इसलिए हैं क्योंकि 17 सितंबर 2017 तो हमें पता है। और डिलीट आयोग ने क्यों किया है, अगर किसी को समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 38.43% है, ऑप्शन बी सही है, 38.43%। नैनीताल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। कब की थी ये बताएगा, किसने की थी? पी बैरन ने की थी। सेब के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है,
तो सेब के लिए दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है उत्तरकाशी, हर्षिल वाला क्षेत्र, बिल्सन वाला क्षेत्र, जिसे भवानी शाह ने ठेका दिया था लकड़ियों का, जो कल प्रश्न में आया था। क्वेश्चन नंबर 68 से चलते हैं 71 तक। देखिए 68 का है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को गठन हेतु निर्देशित करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है, यहां पर 68 है और इसका आंसर आपको देखना है क्या आंसर मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर की बात करें 68 का, तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 40। अच्छा 51 में क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताएगा। 48 तब तक मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में आपको मिलेगा कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना। कृषि को, पशुपालन को, यानी जानवरों को या कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, ये है अनुच्छेद 48 में। 32 संवैधानिक उपचारों का है, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा था, है ना। और बाकी दोस्तों बात करें, इसमें 5 प्रकार की रिट आपको मिलेगी और अनुच्छेद 32 के तहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों यह है अंतरराष्ट्रीय मामले, अंतरराष्ट्रीय मामला, यानी अंतरराष्ट्रीय मामलों में हमें क्या करना है, सुधार करना है, उस पर बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय शांति कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 69, चुनाव संबंधी विवादों का समाधान का निर्णय किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है बताएगा। तो देखिए 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सही है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, तो यह है आर्टिकल 71। क्या है, आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है जो राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होगा वो सुलझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्र मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति की जाएगी। और मुख्यमंत्रियों के जो यहां पर होंगे, उनके जो यहां पर मंत्री होंगे, उनकी भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो चयन किया जाएगा मंत्रियों का, उनकी भी नियुक्ति यहां पे की जाएगी। अनुच्छेद 164, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 71 का सही आंसर। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, अगर यहीं पर राष्ट्रपति बोलते तो लोकसभा राज्यसभा में आप कहीं भी लाओ प्रस्ताव, चल जाएगा काम। लेकिन उपराष्ट्रपति बोला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का संबंध केवल राज्यसभा से होता है, इसलिए राज्यसभा ही यहां पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर पूछा है, यहां पर है 72 से लेकर 74 तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आयु तक पद पर बने रहते हैं, कब तक। सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो ऑप्शन सी, यानी 65 वर्ष तक बने रहते हैं। अगर यहीं पर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष तक बने रहते हैं। कब तक, 62 वर्ष तक बने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये हो गया है 72। 73 की बात करते हैं, पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाना आवश्यक है, कब तक। 73 है, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव, ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं, यानी 6 माह के अंदर किए जाने चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां पर बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 243 ई में। ई में, क्योंकि ई में क्या है, कार्यकाल है, क्या है, कार्यकाल। और कार्यकाल कितना बताया गया है, 5 साल का। 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर कभी कुछ परिस्थिति के कारण अगर ये कार्य पूरा नहीं होता है तो उसी के आगे से क्या होता है कि क्या होता है कि 6 माह के भीतर क्या होता है, चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो यहां पर ये हो गया है। अच्छा एफ की बात करते हैं, 243 एफ, 243 ए बी सी डी एफ जी और 243 एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन तीनों में बताएगा क्या है। चलेंगे तब तक हम अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो यह दिलाई जाती है ऑप्शन ए, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह दिलाया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। और किस अनुच्छेद में दोस्तों यह है, आर्टिकल 60 में है, अनुच्छेद 60 में यह बताया गया है राष्ट्रपति के शपथ संबंधी। एफ की बात करते हैं 243 ए में, पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 243 एफ, एफ का मतलब फेल हो गया, फेल का मतलब योग्यता है। 243 जी, जी में दोस्तों क्या है, जी की बात करते हैं तो जी में है कार्य, क्या है, कार्य। और कार्य की बात करें तो 29 विषय का वर्णन है, कितना है, 29 विषय, 29 विषय का वर्णन यहीं पर है। और एच की बात करें तो यहां पर कर यानी टैक्स लगाने की स्वतंत्रता है, तो टैक्स लगाने की बात यहां पर की गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर है 75 से लेकर 78 तक। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी की बात की गई है, कितना स्थान आरक्षित है। 75वां क्वेश्चन है,
तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन यहां पर डी, यानी 84 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता एसटी के लिए, तब कितना हो जाता बताइएगा तब तक कमेंट बॉक्स में। मैं अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूं। 76वां है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं, अस्थायी रूप में सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अच्छा, एसटी वाला आपने लिख लिया होगा, शायद नहीं लिखा है, अभी लिख लूंगा 78वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती चुनाव। तो देखिए ये होता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और 78वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी यूनिक्स यहां पर सही होगा। और एसटी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसटी में अगर आपको पूछा जाए तो कितनी सीटें हैं? 47 सीटें रिजर्व है, 47 सीटें एसटी में। और एससी की बात करें तो 84 है। कितनी है? 84। तो क्वेश्चन नंबर 78 तक हो चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर है 79 से 82। कौन सा ट्रांसलेटर है? तो ट्रांसलेटर देखना है दोस्तों, और आप आसानी से समझ जाओगे कि कंपाइलर है, यानी क्या करता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। 80 है कि कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा टफ है, मुझे भी लग रहा है टफ, लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ओरेकल इसका सही है। एक बार फैक्ट अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, RDBMS, ओरेकल क्या है? ओरेकल। पेरिफेरल डिवाइस, तो देखिए दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस कौन होगी? हमने कल भी डिस्कस किया था पेरिफेरल डिवाइस वाले, कल के क्वेश्चन में भी आया था। यानी ऐसी क्वेश्चन, यानी देखिए कंप्यूटर हमारे पास है, और कंप्यूटर से जिस चीज से हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है या फिर इनपुट हमें प्राप्त हो रहा है, तो वह चीजें हमारी पेरिफेरल डिवाइस में आ जाती है, या यूं कहे कि इनपुट और आउटपुट देने का जो कार्य करेंगी वो आएंगी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत। तो देखिए प्रिंटर होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एड्रेस, मैक एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, इसका कोई भी संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, प्रिंटर हो गया, यहीं पर कीबोर्ड लिख दूं मैं, यहीं पर माउस लिख दूं मैं, यहीं पर स्कैनर लिख दूं मैं, है ना, यहीं पर मैं जो स्क्रीन हो वो लिख दूं मैं, तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। 82 है, कौन सी मेमोरी सामान्यतः प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो देखिए दोस्तों, हम रोम का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑप्शन यहां पर ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए 83 से लेकर 87 तक कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है। कौन सी है? जावा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पढ़ना। 84 है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कल का ही पेपर वाला प्रश्न है ये वाला भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका नहीं है, ये वायरस में सुरक्षा देने से। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 85वां, और पूछा गया है डीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो 85 का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे डी है, एसक्यूएल। एसक्यूएल। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि जो टफ लेवल के आ जाते हैं, और हमारे लिए हमने शायद नहीं पढ़े हैं इसलिए हमें टफ लगते हैं, तो उन फैक्टरों को हमें पढ़ लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। जहां तक समझ कर पढ़ सकते हो समझ के पढ़ो, जहां पर समझ से परे हो रहे हैं उन्हें रट कर पढ़ो। दो ही चीज है सिलेक्शन दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर पूछा गया है, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पेरिफेरल वाला, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन। तो देखिए दोस्तों, सीपीयू नहीं होगा, ऑप्शन ए यहां पर गलत है, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का ही भाग है, ना तो हमें से इनपुट मिल रहा है ना ही आउटपुट मिल रहा है, तो ऑप्शन सी ही ए यहां पर गलत होगा। 87 है, कौन कंप्यूटर का सीपीयू का एक भाग है? तो सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू है ना, एक सीयू। तो बताएगा, तो जी हाँ दोस्तों, यह सीयू मिलेगा। क्या मिलेगा? सीयू, यानी सेंट्रल यूनिट आपको मिलेगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 88 से लेकर 91 तक मोनोसेचुराइड वसा अम्ल। तो साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, मोनोसेचुराइड वसा अम्ल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इस अम्ल का नाम है ओलिक एसिड। चलेंगे 89वें क्वेश्चन पे, और पूछा है कि सोनार उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग हम करते हैं पराश्रव्य ध्वनि के लिए, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। पराश्रव्य ध्वनि में सोनार का उपयोग, सोनार में हम पराश्रव्य ध्वनि है उनका प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, पराश्रय ध्वनियों की जो रेंज होती है ना, कहां से लेकर कहां तक होती है? जरा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मुझे ध्यान अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताएगा कि किस हद तक इसकी होती है पराश्रय ध्वनि की। सामान्यतः वायुमंडल का दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडल का दाब, तो देखिए सामान्य वायुमंडल का दाब, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि हम मरकरी में मापते हैं, एचजी में मापते हैं, और 76 दोस्तों इसका सही है, और सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर ऑफ एचजी।
ठीक है, सीएम ऑफ एफजी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर 91 है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि, तो इसलिए होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए यहां पर है 92 से लेकर 96 तक, रासायनिक रूप में एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक रूप बताना है। एस्प्रिन का रासायनिक रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। अभी याद कीजिए मेरे साथ जरा कि रासायनिक एस्प्रिन का रासायनिक रूप है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। देखिए सैलिसिलिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, सैलिसिलिक 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 अम्ल, एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल रासायनिक रूप है एस्प्रिन का। बोलते हैं ना कि एस्प्रिन की गोली खाओ जब सर दर्द दूर हो जाए। तो इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? इंसुलिन, तो जी हाँ ये अग्नाशय का है, ऑप्शन डी यानी पेंट्रियास का है। क्वेश्चन नंबर 94, बॉक्साइड धातु अयस्क है किस चीज का? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा डी, एल्यूमिनियम यहां पर सही है। देखिए एल्यूमिनियम का है, और सर्वाधिक बॉक्साइड वाला जो देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? देखिए हाइड्रोजन बम ये है ऑप्शन यहां पर सी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम बोला जाता, नाभिकीय विखंडन यहां पे आ जाता। हाइड्रोजन बम बोला है, नाभिकीय संलयन यहां पर आ जाएगा। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है, मार्स गैस की बात की गई है। तो देखिए मार्स गैस की बात करते हैं तो यह है मैथेन, ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां पर है लास्ट क्वेश्चन हमारे 97 से लेकर 100 तक इस पेपर के। कौन सी रक्त कणिकाएं प्राय शरीर की सैनिक कहलाती है? तो शरीर का जो सैनिक है उन्हें क्या कहते हैं, यानी पुलिसमैन किसे कहते हैं हम शरीर में? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो साइंस का दोस्तों ये बेसिक प्रश्न है, और ये कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी को। किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। क्वेश्चन है 98, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों, तो काशी विश्वनाथ, काशी मतलब वाराणसी, ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों यहां पर है ऑप्शन, जी हाँ, कोविन। कोविन आपने देखा होगा, कोविन ऐप आपने डाउनलोड भी किया होगा जब जिस टाइम पे आप कोविड टीकाकरण लगवा रहे थे, तो कोविन ऐप था कोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां और लास्ट क्वेश्चन है, सीडीएस बिपिन चंद्र रावत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन ए आपको मिलेगा, पौड़ी गढ़वाल आपको सही मिलेगा। और सबसे पहले हमने जो बिपिन चंद्र रावत जी है ना, इनके बारे में कुछ देखा था। अगर आपको याद है तो आपको मैं पूछता हूं, अगर ध्यान होगा सबसे पहले क्लास में सबसे शुरुआत में ये प्रश्न था इसी से रिलेटेड, जन्म कब होता है? जन्म कहां नहीं, कब होता है? मृत्यु कब होती है? मृत्यु कब होती है? और यहीं पर दोस्तों किब्यूथू, देखिए एक हमने पढ़ा था किब्यूथू ना, किब्यूथू, किबुथु, किबुथु सेना शिविर, ये कहां पर है जिसका नाम चेंज करके स्वर्गीय बिपिन रावत जी कर दिया गया है? तीनों का आंसर देखिए जरा, बताइएगा, सोचिए जरा, रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो देखिए 1958 में जन्म हमने पढ़ा था, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। मृत्यु हमने देखी थी दोस्तों, मृत्यु इनकी कब होती है, यानी जो मृत्यु होती है वो होती है 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 2021 को नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां पर इनकी होती है। और बात करें दोस्तों, किबुथु सेना शिविर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और इसका नाम दोस्तों यहां पर इनके नाम पर, यानी इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए यहां पर किया जाता है। तो ये इनकी प्ले यहाँ पर इनकी फाइनल आंसर की भी थी ये। अगर आप खुद मैच करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका आंसर भी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आयोग ने डिलीट किए थे, ये यहाँ पर फाइनल आंसर की थी इस क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे पेपर नंबर 20 में, और कल हमारी जो क्लास आएगी वो एक मैराथन क्लास आएगी, और जो हमारे 1000 एमसीक्यू के जीके की सीरीज है वो हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो पेपर नंबर दोस्तों 19 कंप्लीट हो चुका है, पेपर नंबर 20 आपको करवाना है, लास्ट पेपर करवाना है। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये हमारे 9 पेपर कंप्लीट या 20 पेपर 20 के 20 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स रिवाइज के तौर पर उसे देखना चाहेगा तो देख सकता है। 2-3 दिन बाद जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी क्लास, 2 या 3 दिन में, कल या परसों, 2 दिन के भीतर, तब उसके बाद हमें कंबाइन करा देंगे जितनी भी हमने क्लासेस करवा रखी हैं इन सभी पेपर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कल की क्लास की पीडीएफ की बात कर लेंगे। अगर दोस्तों कल की क्लास की पीडीएफ की बात करते हैं तो कल की क्लास की पीडीएफ आपको 9 से लेकर 10 AM सुबह, 9 से लेकर 10 AM के बीच में उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी।
तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। कल की क्लास की बात कर रहे हैं, आज के नहीं, आज के हम अगले दिन देंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।